तो हम लोग 10th साइंस पढ़ रहे हैं और 10th साइंस का चैप्टर 10 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें हमारे पास जो टॉपिक है ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसके पहले हम जान चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो या उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और यदि ऑब्लिक ट्रैवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या एटमॉस्फियर में भी रिफ्रैक्शन होता है? उसको समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, आपका जो एटमॉस्फियर है बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड है। ये हम अपने जानने के लिए लेयर्स बना दिए हैं, कोई फिक्स डिवाइडेशन नहीं है कि यही लेयर है, उसमें लाइन नहीं खींची है, इमेजिनरी लाइंस है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं ये वाला पार्ट हमारा अर्थ का हो गया। अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है मीसोस्फीयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो होती है एटमॉस्फियर की उसको क्या बोलते हैं? मीसोस्फीयर। ये सॉरी, ये ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, है ना। जितना भी क्लाउड का फॉर्मेशन है, स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, सारी चीज़ यहीं पर होती हैं। जितना भी मौसम संबंधी वेदरिंग चीज़ें होती हैं यहाँ पर होती हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद होता है मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर सबसे बाहर वाला होता है एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पर इनकी डेंसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। जैसे यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा होगी, इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ऊपर जाएंगे तो एयर की बहुत रेयर डेंसिटी होगी, बहुत कम होगी। इसके ऊपर जाएंगे तो और बहुत कम होगी, इधर एयर ही नहीं होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज हो जाती है। मतलब हर लेयर एक अलग अलग मीडियम का काम करती है। जैसे मान के चले कि यहाँ लाइट रेज है तो मैं यहाँ वाटर रख दूँ, फिर यहाँ पर ग्लास रख दूँ, फिर वहाँ डायमंड रख दूँ और यहाँ से लाइट रे डालूँ। तो पहले वाटर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर नहीं, पहले तो एयर से ही होगा, एयर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर वाटर से होगा, फिर ग्लास से होगा, फिर डायमंड से होगा। ऐसे बहुत सारे क्या हो जाएंगे? रिफ्रैक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ भी है, पहले रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा? ट्रोपोस्फेयर से, फिर स्ट्रेटोस्फेयर से, फिर मेसोस्फेयर से, फिर थर्मोस्फेयर से, फिर एक्सोस्फेयर से। यदि ऊपर से रेज आ रही तो उल्टा यहाँ से रिफ्रैक्शन चालू हो जाएगा। तो ऐसा जब ये लाइट रे मुड़ती है, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले फिर से बात करते हैं, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या एक जैसे है, यूनिफॉर्म है? नहीं है, अलग अलग डेंसिटी होगी, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला होगा अर्थ के क्लोज वाला, वो ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसकी डेंसिटी थोड़ा सा कम है। मेसोस्फेयर की और कम है, थर्मोस्फेयर की और कम है, एक्सोस्फेयर की और कम है। इस तरह से डेंसिटी कम होती जाती है। जब डेंसिटी कम होती है तो फिर वहाँ पर वो अलग अलग मीडियम का काम करते हैं और उनमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन चालू हो जाता है, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसकी डिटेल को। तो चलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम देखते हैं, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू layers of the earth's atmosphere with the different optical densities, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो लाइट का बेंड होना है। किसके थ्रू बेंड होना है? अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर होता है उससे क्या होती है? बेंड होती है। क्यों बेंड होती है? क्योंकि उनकी डेंसिटीज या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, क्यों होता है? डेंसिटी एंड हीट। तो देखिए, हॉटर एयर इज लाइटर, मतलब लेस डेंस। यदि हवा गर्म होती है
तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। जैसे अभी गर्मी का समय है और गर्मी के समय में रोड में जाओगे तो हवा भी क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, इसके कारण उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। एंड द हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कूलर, और जो ठंडी हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गर्म वाले का क्या होता है, कम हो जाता है। डेंसर एयर वेवरिंग, है ना। तो यहाँ पर जो डेंसर एयर से इस तरह से इसका मेन रीज़न यही है। तो दो चीज़ें बता सकते हो कि जैसे जैसे हाइट में जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ठीक। दूसरा आप ये कह सकते हो कि यदि हम आसपास ही यदि रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सामने आग लगी है और मैं आपको देख रहा हूँ, तो वहाँ पर आप कैसे दिखेंगे, हिलते डुलते दिखाई देंगे। क्यों हिलते डुलते, क्या आप ओरिजिनल में हिल डुल रहे हैं, है ना। वो जब आग जलती है तो आसपास की हवा गर्म होती है, तो गर्म होने पर उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, जबकि उधर अगल बगल की थोड़ा उससे ठंडी होती है तो उसकी डेंसिटी अलग रहती है, तो रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए आप कैसे दिखते हैं, हिलते डुलते दिखाई देते हैं। ठीक है। अब वेवरिंग इफेक्ट क्या है, वेवरिंग इफेक्ट यही हिलना डुलना है। जैसे बिकॉज एयर लेयर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग टेम्परेचर, द अपरेंट position of object seen through them fluctuates like looking through air's rising fire। ठीक है। अब इसका वेवरिंग इफेक्ट का मतलब समझिए। मैं यही बताया, अभी आप गर्मी में हैं और रोड में चले जाइए, बहुत दूर से किसी चीज़ को देखेंगे तो ऐसे लगता है कि उसमें आग आंच जैसे लगी। ऐसा देखे हो क्या आप लोग, नहीं देखे हो। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ निकल रहा है सामने से, यदि देखोगे तो हिलता डुलता दिखाई देगा आपको। गर्मी की वजह से ऐसा होता है। यदि ऐसा भी नहीं देखे हो तो कई बार होली में जाते होगे, जब होलिका दहन होता है तो उसमें आग लगती है, आप यदि अपोजिट खड़े हो किसी के और उसका चेहरा देखो तो कैसा दिखेगा, हिलता डुलता दिखेगा। क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। एयर की डेंसिटी एक जैसे नहीं होती है। जैसे मान के चलो इस चश्मे से मैं बोलूं कि आप मेरा चेहरा थोड़ा ध्यान देना, मेरा चेहरा आप देखोगे तो कैसा दिखता है, चश्मा को हिलाने से कैसा दिख रहा है। ठीक, आपका तो मुझे हिलता डुलता दिखाई देता है, आपका चेहरा हिलता डुलता दिखाई देता है। तो क्यों, क्योंकि ये मीडियम चेंज हो रहा है। ऐसे एयर भी कैसे होती है, हिलते डुलते दिखाई देती, हिलती डुलती रहती है। इसलिए जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हिलती डुलती दिखाई देती, इसको हम वेवरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अब इसमें तीन चीज़ें समझना है आपको। एक ये समझना है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वो डिफरेंट डेंसिटी का होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जो हॉटर एयर होती है वो रेयरर होती है, माने पतली होती है, और जो कूल एयर होती है वो डेंस होती है और डेंसर मीडियम का वर्क करती है। ठीक है। अब ये एयर की जो डेंसिटी है फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट भी हिलती डुलती आपको दिखाई, इसको वेवरिंग इफेक्ट बोलते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है तो एक साफ बर्तन में पानी भरिए और फिर अपना चेहरा उसमें देखिए और थोड़ा सा पानी को धक्का दे दीजिए, तो आपका चेहरा कैसे दिखेगा, हिलते डुलते दिखेगा। क्यों, आप हिल रहे हो कि पानी हिल रहा है, पानी हिल रहा, मीडियम हिलता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। स्टार्स का ट्विंकलिंग होना क्या है ना। स्टार्स ट्विंकल क्या करते हैं, सबसे पहले ट्विंकल का मतलब बतलाओ, क्या होता है ट्विंकल का मतलब, चमकना, लपलपाना, है ना। मतलब इधर उधर हिलना डुलना, इधर उधर अपनी पोजीशन चेंज करना, उसको हम ट्विंकलिंग कहते हैं, है ना। तेज लाइट को ट्विंकलिंग नहीं करते कि ये लाइट मुझे ज़्यादा लग रही है इसलिए ये ट्विंकल हो रही। ट्विंकलिंग का मतलब होता है ऐसे लगेगा, यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, ऐसे ऐसे उसकी पोजीशन क्या होती रहती, बदलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, ये, है ना। तो अब जो स्टार्स होते हैं वो बहुत डिस्टेंस में होते हैं हमसे, अरबों खरबों दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर तो हमारा सन ही है, सबसे नज़दीक का है। तो जो छोटे छोटे दिखते हैं वो तो अरबों दूर होंगे, खरबों दूर होंगे, खरबों किलोमीटर दूर होंगे।
जब वहाँ से लाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में पास करती है, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में पास करते जाएगी उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब जानते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी तो फिक्स नहीं रहती, हिलती डुलती रहती है। पानी जैसे होता है तो उसकी पोजीशन भी कैसी होगी, हिलते डुलते दिखाई जाएगी। आप उसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि आप एक बर्तन में, साफ बर्तन में पानी भर लो, मान लो चांदी का बर्तन है तो उसी में भर लो, उसमें चेहरा साफ दिखेगा, और ऐसे करके झांकोगे, ठीक है, और पानी हिलेगा तो आपका चेहरा हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही हम एयर से जब बहुत डिस्टेंस से देखते हैं स्टार को, तो स्टार भी हमको क्या दिखाई देता है, हिलता डुलता दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। थोड़ा सा इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसका वर्डिंग करते हैं। ये देखिए इसमें क्या है आप समझिए, ये अर्थ है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कि ये स्टार है। ये क्या है, स्टार। इस धरती में जो भी दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि वो सब ओरिजिनल है। आपको जो दिखता है वो सब उल्टा पुल्टा दिखता है। जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, और जो नहीं होता है वो दिखाई देता है। देखो कैसे, जैसे मान लो स्टार से लाइट आई, ठीक, हमारे एक्जो स्फीयर में आई, बाहर वाले में। जब एक्जो स्फीयर में आई तो थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, वैक्यूम से थोड़ा बेंड हो गई, क्योंकि जब डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंड होती जाती है। फिर यहाँ पर मान लो स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ऐसे आते आते ये ट्रोपोस्फीयर में ऐसे आते जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होती है, बेंड होती, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमको बेंड नहीं दिखाई देती, हमको आई साइट में दिखाती है, सीधे दिखाई देती है यहाँ पर। तो स्टार है यहाँ पर, दिखता कहाँ है, यहाँ। ओरिजिनल आप देख ही नहीं सकते हो। सोच दो कि नहीं मैं यहाँ से अब बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली, बंदूक मारूंगा तो इस स्टार को लगेगा, तो मारोगे किसको, इसको मारोगे। दिख तो ये रहा है, ओरिजिनल वाला तो दिखाई नहीं रहा है। और यार मान लो आईने में है, मैं आईने में दिख रहा हूं, तो आईने को गोली मारोगे तो मुझे थोड़ी ना लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे है। अब ये मान लो ये हिल रहा है, ये एयर की डेंसिटी क्या है, हिल रही है, तो कभी स्टार यहां दिखेगा, कभी स्टार यहीं दिखेगा, कभी स्टार यहीं दिखेगा, आसपास थोड़ा बहुत दूर दूर ना हो, दिखने लगेगा, और एक ही दिखेगा, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, ठीक है। तो ये कहलाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। समझ में आ गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है। तो देख लीजिए, अब इसको लिखना भी है आपको, तो कैसे कैसे लिखेंगे। तो यहां देखिए, लाइट पासेस फ्रॉम स्टार, लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार पासेस टू द अर्थ एटमॉस्फियर and bend towards the normal, ठीक है, in the direction of eyesight apparent image of star is formed, ठीक है। due to the change of density of the air its position is also changes, it is known as twinkling of stars। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ से लाइट आती है, हमारे एटमॉस्फियर में आती है, तो बेंड होती जाती है, आई के डायरेक्शन में उसका इमेज बनता है, और इसका एयर की डेंसिटी चेंज होती है तो इमेज की पोजीशन चेंज होती है, इसलिए हमको ट्विंकलिंग जैसे दिखाई देता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देखिए नीचे आते जाएंगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ा सा हम इसके वर्डिंग को समझते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन caused by atmospheric refraction. Stars are very distant, act as a point sized source of light। सबसे पहले आप जान लो कि जो स्टार्स का ट्विंकलिंग होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। यदि वन वर्ड आंसर पूछा जाए कि व्हाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑकर्स, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये होता क्यों है। ये जो ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट सोर्स की तरह कार्य करती है, बहुत दूर है तो पॉइंट सोर्स काम करेगी, ठीक है। और यहाँ से जब लाइट आती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए, व्हेन लाइट एंटर्स इन द अर्थ एटमॉस्फियर इट गेट्स रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूअसली एज द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फियर कॉन्स्टेंटली चेंजेस, ड्यू टू व्हिच स्टार्स अपरेंट पोजिशन फ्लक्चुएट्स मेकिंग इट अपीयर्स लाइटर और फेंटर। तो ऐसे लगता है इसकी पोजीशन चेंज होती है, तो इसकी लाइट कम होती है, लाइट धीमी होती है, इसकी पोजीशन चेंज होती है। तो यही सारा कुछ क्या कहलाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहलाता है।
अब आपके पास यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सब लिखना भी है और डायग्राम ही बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको ये सब कलर वलर करने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पर आप ये स्टार लिख दीजिए, ये रेज बनाइए धीरे धीरे ला करके, और यहाँ पर जो है एक आई बना दीजिए। ये लड़का बनाते नहीं बनता तो क्या बना सकते हो, एक आई बना सकते हो ऐसे, ठीक है। और यहाँ डैश डैश करके यहाँ पर एक इसका बना दोगे, तो इसको लिखोगे ये क्या है, स्टार, और ये क्या कहलाएगा, अपेरेंट स्टार। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो चलिए थोड़ा सा बताइए तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कब होगा। स्टार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में है, उससे लाइट एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, बेंड होती जाएगी, और आई के डायरेक्शन में उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और जो इसकी एयर की डेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी, इसलिए उसके इमेज की पोजीशन भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, जिससे वो थोड़ा सा लाइटर दिखेगा, थोड़ा फेंटर दिखेगा, माने चमकेगा धुंधला होगा, चमकेगा धुंधला होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, और यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है कि क्या जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं तो जो यहाँ से मार्स होगा, वीनस होगा, है ना, और जो प्लैनेट्स हैं वो भी ट्विंकल करते होंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन में पता चलता है कि ये प्लैनेट जो है ट्विंकल नहीं करते। तो क्वेश्चन है व्हाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं क्यों, इसकी वजह क्या है। एक वजह ये है कि जो प्लैनेट की डिस्टेंस होती है वो शॉर्ट होती है, प्लैनेट की डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्ट, और दूसरा ये एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, ये बड़े सोर्स होते हैं, ये लाइट सन से पाते हैं या दूसरे स्टार से पाते हैं, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। तो इसी चीज़ को डिटेल करना है। देखिए, एक्सटेंडेड सोर्सेस, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेस। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ के क्या हैं, क्लोजर हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड सोर्सेस के वर्क करते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स वो कहलाता है जिसके बहुत सारे पॉइंट से हों, सिंगल पॉइंट है तो पॉइंट साइड कहलाया, और बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड सोर्स। अभी जैसे आप बैठे हैं तो आपसे बहुत सारी लाइट आ रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तभी तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आप छोटे दिखने लगोगे, और आपको मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ मुंह है, कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, बस लगेगा कोई आदमी जा रहा है, और दूर जाओगे तो अरे कुछ कुछ जा रहा है। तो जब बहुत डिस्टेंस में जाते हो तो आप एक पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करते हो। ठीक है, तो पहला काम तो यह है कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट से लाइट को भेजते हैं। क्लियर हो गया। जबकि स्टार क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। पॉइंट सोर्स क्यों होते हैं, कि वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है, और ये इस एक्सटेंडेड सोर्स क्यों है, क्योंकि ये पास पर है। ठीक है, दूसरा देखिए, नलीफाइंग इफेक्ट, द वेरिएशन इन लाइट फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज इन द प्लैनेट एवरेज आउट टू जीरो, कैंसलिंग आउट द फ्लिकरिंग इफेक्ट। अब देखिए, इसमें ये हाँ यहाँ से भी लाइट आ रही, यहाँ से भी लाइट आ रही, यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस करके एक दूसरे को ही क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। भाई अब कहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अपने आप को ही वो क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, तो पहुँचेगा कहाँ, यहाँ नहीं पहुँच पाती है लाइट, इसलिए ये क्या होता है, ट्विंकल नहीं करता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, है ना। तो आप क्या लिखोगे, दे आर एक्टिंग एज ए एक्सटेंडेड सोर्स, है ना। ये किस तरह के सोर्स हैं, एक्सटेंडेड सोर्स, सो दे हैव मैनी पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, दूसरा नलीफाइंग इफेक्ट, दिस दे जब मैनी लाइंस होती हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेस कैंसिल ईच अदर ड्यू टू मैनी पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह से ये ट्विंकल नहीं करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले वाले में, और ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट।
आप सोचो जब सुबह सूर्य उगता है तो ओरिजिनल नहीं होता है, डुप्लीकेट होता है। ठीक है, जैसे मैं ये हाथ किया हूं, ठीक है, और इधर पेन रखा हूं, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपके नीचे है, आपकी आई साइट के कहाँ है? नीचे है। पहले ये समझो। तो यहां पर थोड़ा इस डायग्राम को देखना, एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम ही बनाना पड़ता है। ये अर्थ है और ये लाइन है हॉरिजन। ठीक है, कोई चीज हॉरिजन के नीचे जाती है ना, तो हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे अभी आप रोड में खड़े हो जाओ तो कुछ दूर तक दिखाई देता है, इसके बाद नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो वो हॉरिजन के कहाँ चली गई? ये लाइन है, हमारी आंख की ये लाइन है, उस लाइन के कहाँ चली गई? नीचे। हॉरिजन के नीचे होगी तो दिखाई नहीं देगी। अब सुबह सुबह सन क्या होता है, शाम को सन क्या होता है वो समझो। सुबह सुबह सन जो है इस हॉरिजन लाइन के कहाँ होता है? नीचे होता है। नीचे होता है फिर भी दिखाई देता है ना। अभी हम ये जान लिए कि हॉरिजन के नीचे हमको दिखाई नहीं देता है, और यदि ऐसा होता तो हम पूरे वहीं से बैठे बैठे वर्ल्ड को देखते रहते, टीवी में नहीं, अपने लाइव आंखों से, है ना। लेकिन हॉरिजन के नीचे हमको सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये कैसे दिखाई देता है? तो समझो यहां पर, अब ये हॉरिजन के नीचे है, दिखाई नहीं देना चाहिए। अब ये सन से ये लाइट गई यहां तक, सीधा सीधा गई। अब यहां से जो है एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सारे इसके एटमॉस्फेयर है ना, तो पहले से थोड़ा सा ये बेंड हुई, फिर ये और बेंड हुई, फिर और बेंड हुई, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है या हम लोग खड़े हैं। ठीक, और हम जानते हैं कि हमारे आई के डायरेक्शन में ही इमेज बनता है सीधे। तो इसको यदि हम इसको टच करके एक लाइन खींच दें इधर, तो यहाँ पर जो सन दिखाई देता है ये हमको हॉरिजन के ऊपर दिखाई देता है कहाँ? नीचे, है ना। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से कहाँ दिखाई देता है? ऊपर, उसका इमेज दिखाई देता है। ठीक, इसलिए सुबह का जो सूरज होता है तेज होने के बाद भी कैसा दिखाई देता है? लाल लाल दिखाई देता है, क्योंकि उसका इमेज है वो। ठीक है, मान लो ये ना होता, है ना, तो ये ना होता तो मान के चलते हैं कि यदि हमारा इस समय दिन 5:30 बजे उगता है, कितने बजे उगता है? 5:30 बजे। ठीक है, अब ये इसकी वजह से 5:30 बजे उग रहा है। यदि ये ना होता तो क्या होता? ये मान के चलो 5:45 या 5:40 में उगता, 10 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लगता। तो एटमॉस्फियर की वजह से यही है कि दिन थोड़ा सा बड़ा हो गया। सूर्य डूबता भी इसी तरह से है ना, डूब जाता है, इसके बाद भी दिखाई देता रहता, हॉरिजन के नीचे चला जाएगा तब भी दिखाई देता रहेगा। तो दिन हमारा क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यदि ये न रहे एटमॉस्फियर ना, तो दिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देर तक हमारा जो है सन डूबता है, सनसेट होता है, और पहले सनराइज हो जाता है। किस वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर हो गया? तो मुझे अब समझाओ, अभी सन क्या है? हॉरिजन के नीचे। यदि यहाँ एटमॉस्फियर नहीं है, आप यहाँ खड़े हो तो सन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, हॉरिजन के नीचे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मान लो एटमॉस्फियर है, वो तो होता ही है ना, एटमॉस्फियर है और हॉरिजन के नीचे है, बहुत थोड़ा नज़दीक है, क्या हम इसको देख सकते हैं? देख सकते हैं। किस वजह से देख सकते हैं? इससे जो लाइट जाती है उसका रिफ्लेक्शन होता है, और उसका इमेज जो है हॉरिजन के कहाँ बन जाता है? ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये इमेज ऊपर बन गया, और हमको ये थोड़ा सूर्य उगने के पहले दिखाई देने लगता है। उगा नहीं है, उगने के पहले दिखाई देने लगता है। उगना तो वो कहलाएगा जब इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डे का टाइम का ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, सनसेट जो है देर से होता है, और सनराइज कैसे हो जाता है? पहले हो जाता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो जब एग्जाम में आएगा तो आप इसका डायग्राम भी बनाएंगे, यहाँ अर्थ का डायग्राम बनाएंगे, इसकी लेयर इस तरह से बनाएंगे, ये सारी लेयर को इस तरह से आप बनाते जाएंगे। ठीक है, और इसको शो करेंगे कि इस तरह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है ना। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे लिखेंगे,
द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगता है ना। 2 मिनट पहले यह हॉरिजन के नीचे रहता है, हमको इमेज दिखाई देता है, और 2 मिनट बाद फिर ओरिजिनल दिखाई देता है। अब उसके पहले सोचो कि सूर्य को दिखाई देता है, उसी समय भेजे होते हनुमान जी को, ये तो खा लिए थे ओरिजिनल वाला, है ना। इस समय भेज रहे होते तो डुप्लीकेट पकड़ते, बोले यार क्या मिल गया, तो ये नहीं है है ना, क्योंकि इसकी इमेज मिल जाती। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म क्या है। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन, तो यहां पर देखो सन जो है थोड़ा सा हॉरिजन के कहाँ है, नीचे। ठीक है, इट्स लाइट इज रिफ्रेक्टेड बाय द एटमॉस्फियर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो इसकी लाइट है यहां से जाती है और ऑब्जर्वर की तरफ क्या हो जाती है, रिफ्रेक्ट होती है। ऑब्जर्वर हम हैं जो अर्थ में लोग रहते हैं। ठीक है, मेकिंग इट अपीयर एज इफ इट इज अबव द हॉरिजन, और ऐसा दिखता है जैसे कि ये हॉरिजन के कहाँ हो, ऊपर हो, और सन हमको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। क्लियर हो गया। इस तरह से ये एडवांस सनसेट है और सनराइज है, इसको हम यहाँ पर समझे। क्लियर हो गया। तो ये जो हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं ये कहलाया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एक हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और ये जो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एग्जाम्पल है कि यदि आप बहुत धूप में चल रहे हैं, रोड में हैं और ऐसे आते हैं तो बोलते हैं लकलका रहा है, रोड कैसे हो रहा है, लकलका रहा, आँच आ रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लकलका रहा, ऐसे आँच जैसे दिखता है। ठीक है, क्लियर हो गया।